Hello everyone. Hi everyone. How is everyone today? Is everyone doing okay? I hope everyone is fine. How's the weather? Okay, that's good if you all are enjoying. ओके मेडकेम में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स आपको पता है हिस्टामिनिक किस लिए यूज़ किया जाता है? एज ए रिस्पॉन्स जब भी कभी इन्फ्लामेशन या एलर्जिक रिएक्शन होता है उस टाइम हम क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स देते हैं जिससे कि उनका रिस्पॉन्स जो है प्रिवेंट किया जाए या उनको कम किया जा सके। ठीक है, हिस्टामिन है, इसका केमिकल नेचर है, एक तरीके से देखा जाए तो ये अमाइन कंपाउंड से बना हुआ होता है हिस्टामिन, जो रिलीज करता है टिश्यूज़ के थ्रू रिलीज होता है जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन है या इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन होता है। साथ ही साथ कभी इंजरी हुई हो उसके रिस्पॉन्स में भी आता है। फंक्शन क्या है इसका? जैसे कोई भी पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट कोई लोकल रिस्पॉन्स देना है तब हमारा हिस्टामिन रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ जो हमारा सेल्स है, हमारे सेल्स एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है सेल को, कोई भी जैसे बाहरी सब्सटेंस है या फॉरेन सब्सटेंस आके जो हार्म कर सकते हैं हमारे सेल्स को, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है। इसका फंक्शन ये है। ठीक है, अब देखो आपको केमिकल स्ट्रक्चर इसमें मेडकेम में हमें पता है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप ऑलरेडी एक सेमेस्टर में से बैक वाले में पढ़कर आए हो तो आपको आइडिया होगा। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, साथ ही साथ केमिकल सिंथेसिस देखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़नी है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम उसका सार देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होता है वो देखेंगे। और फिर उसके बाद देखो आपको 2 सब्जेक्ट हैं ये, मेडकेम और फार्माकोलॉजी, दोनों को अलग अलग नहीं करना है, दोनों को साथ साथ चलाना है। आपको मेन फोकस जो रखना है अपनी क्लासिफिकेशन पर रखना है। क्लासिफिकेशन अगर आप यहाँ अच्छे से याद कर लेते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो आपको दोनों टाइम पर हेल्प करेगा। ठीक है, दोनों में तो इसलिए मेडकेम को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसके बारे में ज़्यादा जानने को आपको मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से उसको कर पाओगे। तो इसमें यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करो तो फार्माकोलॉजी की प्रिपरेशन आपकी ऑल साइड बाय साइड चलती रहेगी। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो हमारा इमिडाजोल रिंग के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी इमिडाजोल रिंग हो गई, साथ ही साथ उसके साथ क्या है हमारा अमाइन ग्रुप्स हैं। ठीक है, अमाइन ग्रुप लगा रहेगा। हिस्टिडिन की बात की जाए, अगर बायोसिंथेसिस देखा जाए हिस्टिडिन का, तो जो हमारा आप देखो ये जो है, ये मान के चलो हमारा हिस्टिडिन का डीकार्बोक्सिलेशन जब होगा किसके थ्रू? एल हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू, तो क्या फॉर्म होगा? हमारा हिस्टामिन बनेगा। बहुत इजी है, आप इसको इजीली भी याद कर सकते हो। हिस्टामिन कब बनेगा? जब हिस्टिडिन का डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसके थ्रू? एल हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू, वो कैटालाइज करेगा उसको हिस्टामिन फॉर्मेशन में। कन्वर्जन ऑफ हिस्टिडिन टू हिस्टामिन बाय हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये हमारा इमिडाजोल रिंग हो गई। साथ ही साथ इसमें क्या अटैच है? हमारा अमाइन ग्रुप अटैच है। अमाइन के साथ हमारा एक एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच हो जाता है, आप इसको मान के चलिए। और जब ये अटैच होता है, ठीक है, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन के टाइम पर CO2 रिलीज होगा और फॉर्म होगा हमारा हिस्टामिन। प्राइमरी सोर्स अगर देखा जाए आपको बेसोफिल्स में पता चल जाएगा, जो हमारे एक तरीके से वाइट ब्लड का टाइप है, WBC का टाइप होता है। और साथ ही साथ मास्ट सेल्स होते हैं, वहाँ पे स्टोरेज होता है, वहाँ से ये आप ये जान सकते हो कि यहाँ से इसका सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। और अदर लोकेशंस भी हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे है, जैसे ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करेगा। साथ ही साथ जो एंटेरोक्रोमेफिन है, ECL सेल्स होते हैं स्टमक में, वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे स्टोर रहता है। साथ ही साथ जैसे हमारे स्किन है, स्किन में हाई कंसंट्रेशन है,
हाई कंसंट्रेशन अमाउंट में स्किन में प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो म्यूकोसल सेल हैं लंग्स के, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये अदर सोर्सेज हैं, अदर लोकेशंस हैं जहाँ पे हिस्टामिन होता है। अब अगर आप बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में क्या होता है इसके रिलीज का, हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल से। इसका भी प्रॉपर एक प्रोसेस है। पहले सेंसिटाइजेशन होगा, जैसे कि आप समझिए ये सबसे पहले एक्सपोजर किसके साथ होगा, एलर्जेंस के साथ एक्सपोजर होगा। जो एलर्जिक रिएक्शन होना है या एलर्जन जो कॉज कर रहा है एलर्जी, वहाँ उसका एक्सपोजर रहेगा। ठीक है, हमारा एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर होने के बाद क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, वो प्रोडक्शन शुरू कर देगा आईजीई एंटीबॉडीज का। एंड आईजीई एंटीबॉडीज क्या करेंगी, फिर वो जो मास्ट सेल के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, उनसे जाकर बाइंडिंग करेगी। जब बाइंड होगा तो क्या करेगा, वो एलर्जेंस के अगेंस्ट में एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, एक्टिवेशन करके टारगेट करेगा और रिलीज करेगा किसको, हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन रिलीज करके, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, काइनिन्स हैं, प्लेटलेट फैक्टर्स हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप सोचो हमने क्या देखा था, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं रिलीज का। सबसे पहले क्या होता है, सेंसिटाइजेशन होता है। सेंसिटाइजेशन में हमने क्या देखा था, सेंसिटाइजेशन में हमारा एलर्जन आया बाहर से, कोई भी जिसके एलर्जेंस के थ्रू ही तो एलर्जी होती है। एलर्जेंस आया, एलर्जन से एक्सपोजर जब हुआ तो उसने क्या बनाना स्टार्ट किया, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, जिसमें हमारी आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीई एंटीबॉडीज क्या करेंगी, फिर इसका जो दूसरा प्रोसेस है बाइंडिंग होगी। एक्टिवेशन हो गया हमारे इम्यून एंटीबॉडीज का। देन हमारा क्या करेगा, वो आईजी जाके बाइंड करेगा किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ। देखो बाइंडिंग तो किसी ना किसी के साथ होनी है जिसमें रिसेप्टर है। हमारा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जो मास्ट सेल्स हैं। ठीक है, मास्ट सेल के रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है अपना ये आईजीई एंटीबॉडीज। फिर उसके बाद इसका काम क्या होता है, सेंसिटाइजेशन हो गया, बाइंडिंग हो गई, फिर एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन भी तो करेगा, कुछ ना कुछ तो वहां से उसको चाहिए हमें। हाँ, उसको भी चाहिए हमें, इसका रिस्पॉन्स भी देखना है। जब इसका री एक्सपोजर होगा, जो हमारे एलर्जेंस हैं वो बाउंड कर जाते हैं आईजी बॉडीज से। ठीक है, जब जैसे ही इसका एक्सपोजर होगा, ये बाउंड कर जाएंगे अपने एलर्जेंस जो हैं हमारे, वो बाइंड कर जाते हैं आईजी एंटीबॉडीज से। आईजी एंटीबॉडीज से बाइंड करेंगे। अब क्या होगा, लास्ट में डीग्रैन्युलेशन होता है। एक मिनट, डीग्रैन्युलेशन होगा यहाँ पे। डीग्रैन्युलेशन में आप ऐसे समझ जाइए पूरा प्रोसेस हो गया। अब क्या हुआ, हमारे जो मास्ट सेल जो ट्रिगर करेगा किसको, मास्ट सेल्स ट्रिगर करेगा रिलीज करने को। एक तरीके से हम मास्ट सेल को ट्रिगर कर रहे थे, हम नहीं, एलर्जेंस ने किया था एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज ने फिर मास्ट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ। मास्ट सेल रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद उसने ट्रिगर करना शुरू किया। जब वो ट्रिगर हुआ, उसने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन, जो एज ए हमारे इन्फ्लेमेटरी जो भी रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करेगा। ठीक है, अरे सॉरी, ये हिस्टामिन है, यहाँ पर हिस्टामिन हो गया ये। अब आप देखिए, जैसे ये हिस्टामिन हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे बहुत सारे ऐसे एंटी लाइक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जिसमें हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, पीजीज आ गए, काइनिन्स हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए, वो सब हैं। तो पहला आप समझिए, पहला जो है हमारा सेंसिटाइजेशन होगा। सेंसिटाइजेशन में एलर्जन के एक्सपोजर के बाद
जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा किसका, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़ का। फिर उसके बाद बाइंडिंग होगी हमारी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़ की मास्ट सेल रिसेप्टर्स पर। रिसेप्टर्स के बाद बाइंडिंग होने के बाद जब एक्टिवेशन कैसे होगा, जब री एक्सपोजर होगा हमारे एलर्जेंस का, तो क्या करेगा, वो बाउंड होगी आईजी एंटीबॉडीज़ जब बाइंड होगी तो वो डीग्रैनुलेशन के टाइम पे ट्रिगर करेगा मास्ट सेल्स को कि वो रिलीज करे हिस्टामीन्स को या कोई इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं उनको रिलीज करें। ये होता है पूरा प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ रिलीज का। ठीक है, ये याद रखना, अगर आप ये याद रखोगे बहुत इजी हो जाता है इसको समझना। कॉमन एंटीजेंस अगर बात करें, कॉमन एंटीजेंस जो हैं हमारे वो ट्रिगर करते हैं हिस्टामिन रिलीज को, जिसमें कि जैसे प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, उनका काम भी होता है। अब आप देखो कि इनका क्या होता है। अब जैसे अदर एंटीजेंस हो गए, ठीक है, अदर एंटीजेंस में हमारे क्या आते हैं, मान के चलो प्रोटीन हो गए या फिर आप कह लीजिए पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, आप समझ जाना, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड लिखा हुआ है। प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड क्या करते हैं, ये भी किसी सोर्स, जैसे किससे बाइंड होंगे या बाइंड होने के बाद कैसे रिएक्शन करेंगे, जैसे डस्ट हो गया, डस्ट से एलर्जी होती है ना किसी किसी को, डस्ट एलर्जी, पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी, तो इनके थ्रू भी क्या होता है, ये कॉमन एंटीजेंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ें टारगेट करती हैं सेल्स को, मास्ट सेल्स को बोल लो, या हिस्टामिन रिलीज को टारगेट करती हैं, एज ए इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की तरह भी टारगेट कर सकती हैं, आप ये समझिए। अब फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात करें, जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है, जैसे कि कभी इचिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, इस तरीके से देखा जाएगा। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, वैसोडाइलेशन है जिसमें हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन जो पेन और एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, जो जैसे कि एलर्जेंस आते हैं तो उनका एक क्या इफेक्ट शो होगा। अब कैटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन जो हिस्टामिन का होता है, हिस्टामिन जो है हमारा एक तरीके से इनएक्टिवेटेड रहता है, इनएक्टिवेटेड है किसके, एंजाइम के थ्रू। जब उसका ऑल्टर होता है वो क्या करेगा, हिस्टामिन जो है इनएक्टिवेट हो जाता है एंजाइम से, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद उसको प्रिवेंट किया जाता है रिसेप्टर से बाइंड होने से। जैसे डाईअमीन ऑक्सीडेज हैं वो मेटाबोलाइज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्टामिन को, और हमारे हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज है वो मेटाबोलाइज करता है इंट्रा सेलुलर हिस्टामिन को। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्टामिन को देख रहा है और एक इंट्रा सेलुलर। अब हिस्टामिन के 4 टाइप्स होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर के 4 टाइप होने के बाद वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू चलता है ये पूरा प्रोसेस। अब उसमें जैसे H1, H2, H3, H4 है, H1 में क्या होता है, ये हमारा कपल जो है GQ प्रोटीन से बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C को। फॉस्फोलाइपेज C से जब बाइंड करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा, जैसे H1 जाके किससे बाइंड हुआ है, GQ प्रोटीन से कपल किया, इसने क्या एक्टिवेट किया, फॉस्फोलाइपेज C को। फॉस्फोलाइपेज C से बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, वेसोडाइलेशन कॉज करना, कि जो ब्लड वेसल्स थी उनका डायलेशन हो गया और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा रेडनेस भी आती है। साथ ही साथ जैसे परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और जैसे सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन है जो इचिंग या पेन करते हैं उस टाइम पर, अगर आप ये फंक्शंस में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल में रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, एंडोथीलियल सेल्स हैं,
CNS न्यूरॉन है, इम्यून सेल्स हैं, ये हमारे H1 का हो गया। अगर आप देखेंगे हमारा H2, देखो सबका अपना अपना पाथवे है, सबका अपना मैकेनिज्म है। अब ये H2 हमारा जाकर बाइंड करेगा, कपल होगा GS प्रोटीन से, ठीक है। GS प्रोटीन क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। GS प्रोटीन हमारा स्टिमुलेट करेगा एडिनाइल साइक्लेज को। इसका जैसे ही ये साइक्लेज स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, साइक्लिक AMP को इंक्रीज करने का काम करता है। तो H2 बाइंड हुआ, कपल्ड रिसेप्टर GPCR से जो हमने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर देखे थे, जिसमें GS प्रोटीन से कपल्ड करके एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, जो हमारे CAMP को इंक्रीज करने का काम करेगा। फंक्शंस जो हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, कार्डियक इफेक्ट, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका, जैसे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है स्टमक लाइनिंग पर, कार्डियक मसल्स हैं हार्ट टिश्यूज में, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल्स में, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए न्यूरॉन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस। अब H3 आ गए, H3 भी हमारे किन से बाइंड होंगे। अब इसमें H3 जो है वो हमारा कपल करेगा GIO प्रोटीन से, वो इनिबिट कर देगा। G2 में ये स्टिमुलेट कर रहा था, यहाँ ये इनिबिट कर रहा है, इनिबिट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को, और जिससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा CAMP। वहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दोनों याद रखना, H2 में थोड़ा सा डिफरेंट है और H3 में थोड़ा सा कपलिंग डिफरेंस है। कपलिंग डिफरेंस है, एक इनिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनिबिशन है, हमारा क्या करेगा ये H3 पे, यहाँ पे इसका फंक्शन होता है, ये मॉड्यूलेट करता है हिस्टामिन के रिलीज को, एसिटाइल कोलिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन को। देखा जाए फंक्शन इसका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनिबिशन में, ऑटो रिसेप्टर फंक्शंस जो होते हैं, जैसे रेगुलेट करना है हिस्टामिन सिंथेसिस को या रिलीज करना है न्यूरॉन्स में, वो देखता है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा CNS में, जो CNS में प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, देखा जाए तो ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। H4 रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये क्या करेंगे, H4 रिसेप्टर कपल करेगा GIO प्रोटीन से, सिमिलर रहता है इसका H3 की तरह पाथवे, जो सिग्नलिंग पाथवे होता है। फिर ये इनिबिट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को, एडिनाइलेट साइक्लेट को इनिबिट करने के बाद क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा CAMP को, ठीक है। इन्होंने बोला कि सारा सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है H3 से। अगर ये सब कुछ सिमिलर है तो मान के चलिए ये भी न्यूरो ट्रांसमिशन या न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह ही एक फंक्शन दे सकता है। कीमोटैक्सिस है, ये इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे इज़िनोफिल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं जो साइट है पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन के, तो वहाँ से अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है, जिसमें जैसे इन्फ्लुएंस करेगा साइटोकाइन प्रोडक्शन का और साथ ही साथ इम्यून सेल एक्टिवेशन का। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बोन मैरो में, इम्यून सेल्स, स्प्लीन एंड थाइमस, जिनका इन्वॉल्वमेंट भी है इम्यून रिस्पॉन्स में या फिर जो भी एलर्जिक रिएक्शंस है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसका हिस्टामिन रिसेप्टर का हमारे ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग ना इजी रिमेम्बरेंस के लिए टेबल बना सकते हो, और यहाँ पर ऑलरेडी ये बना हुआ है टेबल, तो इससे याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस टेबल को याद कर लो, तो आपको हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में पता चल जाएगा, उसकी लोकेशन कहाँ है, प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में जो एंटी हिस्टामिन है उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये क्लासीफाई होते हैं, एक तो H1 एंटागोनिस्ट, वो गैस्ट्रिक और H मिक्स हो गया। H1 एंटागोनिस्ट में H2 एंटागोनिस्ट और गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। ये हमारी डिवाइड हो गए। H1 H2 जो है, H1 में फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन,
ठीक है, उसके बेसिस पर क्या होता है, क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में कि पहले कौन सा हम प्रेफर करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन देख सकते हो या सेकंड लाइन ऑफ एक्शन देख सकते हो, जिसमें जो मेडिकेशंस हैं वो लिस्टेड हैं 3 कैटेगरीज में। H1 एंटागोनिस्ट एंटी हिस्टामिन्स हैं सारे, H2 एंटागोनिस्ट जो हैं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ठीक है। H2 पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, H1 एंटागोनिस्ट है मतलब H1 ब्लॉकर हो जाएगा, रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, साथ ही साथ H2 एंटागोनिस्ट है तो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होगा। और हमारे PPI आ जाते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, उनके बेसिस पर एंटी हिस्टामिन्स क्लासिफाई किए जाते हैं। अब देखो जैसे H1 एंटागोनिस्ट एंटी हिस्टामिन्स है, इनका काम क्या होता है, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में उनका ट्रीटमेंट देना। हमने बात की थी ना, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एज अ ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं एलर्जिक रिएक्शन, मोशन सिकनेस, और कभी कभी ये सेडेटिव्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। अब फर्स्ट जेन आ गया, फर्स्ट जेन में ये पर्टिकुलर इतनी सारी आपको ड्रग्स दिख रही हैं, आपको देखो याद करनी पड़ेंगी। बोला था ना क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें डाइफेनहेड्रामीन है, हाइड्रोक्लोराइड है, डाइमेनहाइड्रेनेट और डीऑक्सीसक्सिनेट। तो आप ये पूरा प्रॉपर याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट जेन H1 एंटागोनिस्ट फर्स्ट जेन, सेकंड जेन हमारी ये पर्टिकुलर आ गई, सेकंड जेन में एस्टिमेजोल है, ये डिसकंटिन्यू कर दिया है कुछ पर्टिकुलर रीज़न में। देखो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो या तो विड्रॉ कर ली जाती हैं सेफ्टी कंसर्न्स के बेसिस पर, या फिर उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, क्योंकि कोई चेंज करना पड़ता है, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसलिए बेटर है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। लॉरेटिडिन, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, ये तो आई गेस 2 नाम तो सबने बहुत कॉमनली सुने ही होंगे एलर्जिक रिएक्शंस में। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ठीक है। उन स्टेबलाइजर में क्या आता है, हमारा क्रोमिलिन सोडियम है। ये ना H1 एंटागोनिस्ट तो नहीं है, बट ये स्टेबलाइज करता है मास्ट सेल को कि जो हिस्टामिन रिलीज है उसको प्रिवेंट कर सके। साथ ही साथ ये ग्रुप किया जाता है एंटाहिस्टामिन जब भी एलर्जिक रिएक्शन का ट्रीटमेंट करना हो। जब भी एलर्जिक रिएक्शन का ट्रीटमेंट होना है तो पर्टिकुलरली इसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये H1 में नहीं आ रहा तो इसको नहीं यूज़ कर सकते। किसी की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब H2 एंटागोनिस्ट है, H2 एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, ये ड्रग ब्लॉक करती हैं H2 हिस्टामिन रिसेप्टर को, पर्टिकुलरली ब्लॉक कर रही हैं। एंटागोनिस्ट हम एक तरीके से मान सकते हैं कि ये ब्लॉक करता है, ब्लॉकर है, ठीक है। इसका काम ब्लॉक करना है, तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, जिसमें क्या है, ये जो स्टमक का एसिड प्रोडक्शन हो रहा था, जैसे एसिड प्रोडक्शन है स्टमक में, उसको ब्लॉक करने का काम करेगा कि हाँ ना हो ज़्यादा प्रोडक्शन, उसका कम कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब जैसे हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी अगर अल्सर का ट्रीटमेंट करना हो, या GERD, जो GERD, जर्ड या GERD जो भी आप लोग बोलते हो, उसका ट्रीटमेंट करना हो तब पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है। अगर देखा जाए रैनिटिडिन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता था, बहुत ऑफ्टनली यूज़ किया जाता था रेनिटिन, बट कुछ सेफ्टी कंसर्न की वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से 2020 में, आई गेस अप्रैल टाइम पर, और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया बहुत सारे रीजन में, अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, ये पर्टिकुलर अभी इस टाइम चल रहे हैं। H2 एंटागोनिस्ट की अगर बात करें तो आप क्या बोलोगे, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, टिडिन वाले तो सब अपने H2 हैं। गैस्ट्रिक में देखो, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये सबको याद होंगे, ठीक है। वो होता है ना एक, आई गेस आपने सुना होगा DSR के कैप्सूल, तो उसमें हमारा पेंटाप्राजोल आ जाता है, ठीक है। पेंटाप्राजोल है, और ये सारे प्राजोल वाले जितने हैं ये पर्टिकुलरली कभी भी जैसे प्रोटोन पंप को इनिबिट करते हैं, जो स्टमक में हमारे प्रोटोन पंप है ना, उनको इनिबिशन करने का काम करते हैं और एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। मेन काम जो है गैस्ट्रिक में, जो भी प्रोटोन, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए प्रोटोन पंप को इनिबिट करते हैं, उसको कम करते हैं, जिससे कि एसिड सिक्रीशन जो हो रहा है वो कम हो जाए। कॉमनली इनको पैप्टिक अल्सर या बहुत सारी एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है, और जर्ड जैसी प्रॉब्लम जो होती हैं उस टाइम भी। अब आते हैं हमने H1 एंटागोनिस्ट पर।
अभी तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखी है, क्लासिफिकेशन के साथ अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है इसमें, कैसे कैसे क्या उसका केमिकल सिंथेसिस है, सार क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गई। H1 एंटागोनिस्ट को है H1 ब्लॉकर्स भी बोलते हैं या एंटी हिस्टामिन्स हैं, जो एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसमें H1 रिसेप्टर साइट पे बाइंड करते हैं। ब्लॉकर की देखो, एंटागोनिस्ट का हमने ब्लॉकर्स देखा था ना, तो H1 एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। H1 रिसेप्टर की साइट को ब्लॉक करेगा या इनिबिट करेगा उसकी एक्शन साइट को। अब इसको वाइडली अगर देखा जाए एलर्जिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट जेन, सेकेंड जेन और हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ऑल्दो मास्ट सेल स्टेबलाइजर हमारे नहीं आते H1 एंटागोनिस्ट में, बट ड्यू टू उनकी एलर्जी कंडीशन ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको इंक्लूड किया गया है। अब इसका मेडिकल यूज़ कैसे किया जाएगा, मेडिकल यूज़ आप समझ गए, एलर्जिक राइनाइटिस में और कंजक्टिवाइटिस, ऑर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, प्यूरिटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, सेडेशन, पर्टिकुलरली इन टाइम पे मेडिकल यूज़ किया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, चांसेस है सेडेशन हो। मोस्टली जो हमारी फर्स्ट जेन एजेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं, उनसे सेडेशन और ड्रॉजीनेस कॉज होता है, ठीक है। ब्लड विजन हो सकती है, प्रॉपरली नहीं विजन क्लियर होगी, ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कॉमन है जो अगर देखा जाए फर्स्ट जनरेशन के भी हैं। सेकेंड जनरेशन का इतना नहीं है, उनको सेकेंड जनरेशन को मोस्टली प्रेफर किया जाता है एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे, बट अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, क्लब फर्स्ट जनरेशन H1, सेकेंड जनरेशन H1 मास्ट सेल। अब फर्स्ट जन की कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो देखो वो सेडेटिव इफेक्ट देता है, हमने बात की थी सेडेशन और ड्रॉजीनेस की, तो वो H1 का काम होता है फर्स्ट जेन में, उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है सेडेटिव इफेक्ट, क्योंकि ये ना बहुत आसानी से जो हमारा B3 था ना, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, BBB, ठीक है, B3, इनको ना क्रॉस कर जाता है बहुत इजीली, तो सेडेशन कॉज होता है या ड्रॉजीनेस हो सकता है। एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए, ये मस्कैर्निक एसिड को जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है पर्टिकुलरली उसको बाइंड कर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट का काम है किसी ना किसी को ब्लॉक करना, तो इसका काम है कि ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है मस्कैर्निक उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे एक तरीके से साइड इफेक्ट क्या आएगा, ड्राई माउथ का साइड इफेक्ट आएगा और ब्लड विजन का। अब देखो हमने साइड इफेक्ट पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही चीज़ आ गई कि एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी की आप कोरिलेट करो, इसको कोरिलेट करके पता चलेगा कि जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है ना, उसकी वजह से ड्राई माउथ और ब्लड विजन हो रहा है। मतलब अगर जैसे सोचा जाए ना, आप साइड इफेक्ट सोचो, साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये ड्राई माउथ किस वजह से है या ब्लड विजन किस वजह से है, तो देखा जाए कि जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है, जहाँ पे मस्कैर्निक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया जा रहा है, उसकी वजह से ब्लड विजन और ड्राई माउथ है। अब अफोर्डेबल और वाइडली अवेलेबल है क्योंकि ये एंटाहिस्टामिन की बहुत पुरानी क्लासिफिकेशन है या ओल्डेस्ट क्लास है, तो उसकी वजह से ये बहुत ईजीली चीप कह सकते हो, अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो, ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आपको पता है H1 एंटागोनिस्ट है, तो उसका क्या काम है, H1 रिसेप्टर से एक तरीके से बाइंड करके उसको इनिबिट करना है। हिस्टामिन ब्लॉकेड है, कॉम्पिटेटिवली देखा जाए ये इनिबिट करता है हिस्टामिन को बाइंडिंग एट द H1 रिसेप्टर। अब क्या करेगा, हमारा H1 एंटागोनिस्ट जो है वो बाइंड करेगा पर्टिकुलरली H1 रिसेप्टर पे, रिसेप्टर से बाइंड करके उसको क्या करेगा, बोलेगा तो नहीं, उसको क्या करेगा, इतना डरा धमका देगा कि उसको बोलेगा कि नहीं, वो इतना सहम जाएगा, हिस्टामिन बना ही नहीं पाएगा, हिस्टामिन का रिलीज ही नहीं होगा, वहाँ से वो इनिबिट हो जाएगा। अब
GPCR की बात करें, अब पर्टिकुलरली जैसे बाइंडिंग होकर जो आगे काम होने वाला था, जैसे हमारे रिसेप्टर बाइंड करते हैं, जैसे H1 है, H1 क्या करेगा, पर्टिकुलरली G रिसेप्टर से बाइंड करेगा, G प्रोटीन से। G प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेशन कराता है फॉस्फोलाइपेज C का, फॉस्फोलाइपेज C से बाइंड करके क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है। बट यहाँ क्या है, हम GPCR जो है इस पर्टिकुलर इनिबिशन कर देंगे, मतलब इसे ब्लॉक कर देंगे, तो और जो चीज़ें होने वाली थी वो नहीं हो पाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम का रिडक्शन हो जाएगा, जैसे ही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो रिलीज होने वाले थे उनमें डिक्रीज कर देंगे, उसको डिक्रीज द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। जो मीडिएटर्स थे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन से, काइनेंस थे, उनका रिलीज कम हो जाएगा। फंक्शन अगर देखा जाए, ये क्या करता है, वैस्कुलर परमेबिलिटी को डिक्रीज करके, जिससे एडिमा है या स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करेगा। पेन और हेडेक को एलिवेट करता है, कि जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है किसी एलर्जी की वजह से पर्टिकुलरली, तो उसको कम किया जाए, ठीक है, कम करेगा। साथ ही साथ हाइपोटेंशन जो हो रहा है, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि वैसोडाइलेशन की वजह से ज़्यादा हाइपोटेंशन होगा, BP गिर जाएगा, वहाँ पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। अब H1 सेकेंड जेन की बात करें, ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट सेकेंड जेन पे आ गए। सेकेंड जेन में हमारे क्या क्या थे, क्या था, ये तो सबको बोला था ना, याद होना चाहिए। चलो, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, याद आया कुछ, ठीक है। सेकेंड जेन H1 एंटागोनिस्ट की नॉन सेडेटिव क्लास से है, ठीक है, नॉन सेडेशन कॉज करता है, क्योंकि ये इजीली ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता और इससे सेडेशन नहीं होता। और सेलेक्टिव एक्शन है, देखा जाए मोर स्पेसिफिक रहता है ये पेरिफेरल H1 रिसेप्टर के बेसिस पर। हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, CNS के पेनिट्रेशन में, मतलब CNS के पास नहीं जाता, तो सेडेशन और ड्राउजीनेस का इतना सवाल नहीं उठता, इसलिए सेकेंडरी जेन जो सेकेंड जेन H1 एंटागोनिस्ट है पर्टिकुलरली उनको यूज़ किया जाता है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब सेम है इसका, एंटीहिस्टामिन की जो फर्स्ट जेन था वो सारा सेम होता है, बट इसका सिग्निफिकेंट जो CNS इफेक्ट आता है उसके बिना, ठीक है, क्योंकि CNS पर इसका जाना नहीं है, मतलब इसको रिस्ट्रिक्शन है पर्टिकुलर इस फ्लोर पर जाना, तो ये यहाँ पर नहीं जाता, एक्शन सब कुछ उसके जैसा देगा सिर्फ इसे छोड़कर। अब जैसे एलर्जिक सिम्टम्स हुए हैं, किसी को फीवर है या सॉरी नॉट फीवर, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, राइनिटिस, कंजक्टिवाइटिस, और बिना ड्राउजीनेस कॉज किए या बिना सेडेशन कॉज किए ये अपना उनको रिलीफ देगा पर्टिकुलर सिम्टम्स से जो उनको एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो रहे थे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करता है, प्रिवेंट करेगा हिस्टामिन रिलीज को, जैसे कि स्टेबलाइज करता है मास्ट सेल मेम्ब्रेन को, तो डीग्रैनुलेशन नहीं होता। डीग्रैनुलेशन में हमने क्या पढ़ा था, डीग्रैनुलेशन में होता है कि जैसे मास्ट सेल क्या करता है, रिलीज करता है, ट्रिगर होगा मास्ट सेल रिलीज करेगा हिस्टामिन को, तो उसको इनहिबिट कर लेगा, डीग्रैनुलेशन होने ही नहीं देगा, तो नहीं होगा हिस्टामिन रिलीज। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, जहाँ पे क्या होता है कि रिलीज जो होता है दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का, उनको रिड्यूस करता है, उनको कम करने में हेल्प करता है। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर का, स्टेबलाइज करता है पहली बात, फिर उसके बाद ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट की तरह काम करता है। जो हमारा एक्टिवेशन होने वाला था IG एंटीबॉडीज के थ्रू, वो क्या करेगा, उसको ही इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जो कैल्शियम इन्फ्लक्स था मास्ट सेल में उसको पर्टिकुलरली होने ही नहीं देगा। ये जो हमारा EG मीडिएटेड कैल्शियम इन्फ्लक्स इनटू मास्ट सेल था ना, यहाँ पे इसको स्टॉप करेगा, डीग्रैनुलेशन को बंद कराएगा या प्रिवेंट करेगा, जिससे कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जाने वाला था वो नहीं होगा, हिस्टामिन नहीं रिलीज कर पाएंगे, जो भी फ्यूज करके उसका प्रॉपर प्रोसेस था ना, आप ये समझिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर मास्ट सेल में जो हिस्टामिन उसके थ्रू रिलीज हो रहा था उसे नहीं होने देना है, ठीक है। ये पूरा हमारा इसका मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पर आते हैं। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हैं उनकी पर्टिकुलरली एक एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे और किस तरीके से उसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं या उसकी देखेंगे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है।
अब जैसे सार है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है उसमें हम केमिकल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब केमिकल स्ट्रक्चर, देखो साफ सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की जाए, कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी में चेंज ज़रूर आता है, ठीक है। उसकी क्या करेगा कि वो अपना एक तरीके से उसकी एबिलिटी जो थी ब्लॉक करने की H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को, ठीक है, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता है H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट का काम वही है। अगर आप पर्टिकुलर उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज करोगे, ठीक है, उसका चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो चेंज हो जाएंगे। कुछ की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जैसे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, साथ ही साथ लिंकर एटम्स हैं, एल्काइल चेन हो गई, टर्मिनल हो जाता है नाइट्रोजन एटम का। आप इतना ही अगर चेंज करते हो तो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है एंटीहिस्टामिन का ये है, जिसमें हमारा एराइल ग्रुप है, लिंकर एटम्स है, फिर हमारा इथाइलिन ब्रिज है और अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, जिसमें अमाइनो ग्रुप हमारा यहाँ पर है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर में ही चेंजेस होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन होता है एराइल ग्रुप पर। ये ना हम सारे जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, बेसिक स्ट्रक्चर पे जो सब्स्टिट्यूशन होने हैं या जो भी चीज़ें यूज़ होनी है, हम लाइक आप ऐसा मानो जो भी आगे आने वाली ड्रग्स हैं वो इस बेसिक स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होंगी, इस बेसिक स्ट्रक्चर में ही चेंजेस आएंगे। जैसे एराइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे डेयरी सब्स्टिट्यूशन है जो एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फर्स्ट और सेकंड जेन एंटीहिस्टामिन भी प्रेजेंट रहेंगी। कोप्लानरिटी है, और उसमें प्लानरिटी में क्या होता है, दो एराइल ग्रुप्स ज़रूरी होते हैं उसकी एक्टिविटी के लिए, जिससे कि वो कोप्लानर होता है, ठीक है। ये चीज़ें नेसेसरी हैं। एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट में हमारे जो एराइल ग्रुप्स में आता है, एक तो फिनाइल हेट्रो एराइल है, फॉर एग्जाम्पल 2 पिरिडिल है, साथ ही साथ एराइल में एराइल मिथाइल मान लो। एनहांसिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथॉक्सी, ये ग्रुप आ जाते हैं, जिससे कि एक्टिविटी जो है उसमें थोड़ा सा एनहांसमेंट हो जाता है या थोड़ी उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप ये मत समझो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आने वाले जो हमारे अदर कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर चेंजेस आएंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है, एराइल ग्रुप पे किस तरीके से हुआ है, कैसे जो हमारे नेचर है, लिंकर एटम्स है, जो कॉमन सब्स्टिट्यूशन होता है या लिंकर एटम पे वो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, 3 कंपाउंड का होता है। अब एक्टिव लिंकर जैसे हमारा ऑक्सीजन है वो फॉर्म करेगा क्या, अमाइनो एल्काइल ईथर एनालॉग फॉर्म करेगा, और नाइट्रोजन एक्स पे जब जाएगा तो ये इथाइलिन डाई एमाइन डेरिवेटिव्स बनाता है, जिससे कि एक तरीके से जो कायरलिटी है स्टेरियो सेलेक्टिव बाइंडिंग की वो वहाँ होती है नाइट्रोजन की वजह से। कार्बन जब यहाँ लिंकर एटम पे हो, मतलब जब आएगा तो क्या होगा, एक मोनो अमाइनो प्रोपाइल एनालॉग फॉर्म होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या करेगा, मोनो अमाइनो प्रोपाइल एनालॉग, जिससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल की जो इंटीग्रिटी थी वो मेंटेन रहती है। अब जैसे इनएक्टिव सब्स्टिट्यूशन होना है तो उससे क्या होता है, अगर इन एलिमेंट्स के अलावा पर्टिकुलरली कोई और एलिमेंट यूज़ किया जाए तो चांसेस हैं पर्टिकुलर कंपाउंड की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए या एक्टिविटी एबॉलिश हो जाए पूरी तरीके से, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एल्काइल चेन है हमारी, एल्काइल चेन में इथाइलिन चेन जो एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, जिससे क्या होता है, एक तरीके से स्पेसिंग होती है हमारे फंक्शनल ग्रुप की, और ब्रांचिंग क्या होता है, ये एक्टिविटी को ना रिड्यूस करता है। जैसे जो प्रॉपर अलाइनमेंट है वहाँ थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो बाइंडिंग एफिशिएंसी और एक्टिविटी में रिडक्शन आता है। अब जैसे ऑल हिस्टामिन कंटेन दिस जनरल चेन, अब आप याद रखो, आपको कोई केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया, आपको ये बेसिक जनरल चेन याद है, इस बेसिक जनरल चेन के बेसिस पर आप क्या करोगे, आप अपने और कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। अब यहाँ पे जो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है, टर्शरी एमाइन बोल लो, टर्शरी एमाइन क्या करता है, बाइंडिंग एफिनिटी को एनहांस करता है, उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मान के चलो टर्शरी एमाइन हमारा बहुत ज़रूरी है। हेट्रोसाइक्लिक
इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, ये टर्मिनल नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो भी हमारी हेट्रोसाइकिल रिंग है ना, हेट्रोसाइकिल रिंग में नाइट्रोजन को इंक्लूड करके क्या करते हैं, उसकी एंटाहिस्टामिनिक पोटेंसी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है हमारे टर्मिनल नाइट्रोजन जब ऐड ऑन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी एंटीहिस्टामिनिक पोटेंसी जो है उसको ना एक तरीके से बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हमारी सारा हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप किसका, H1 एंटागोनिस्ट, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना। इस तरीके से आगे जो होगा वैसे चेंजेस होंगे। यहाँ तक ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ये पहले पता हो जाएगा आगे इजी पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले ना सब कुछ पढ़ा था अपने एंटागोनिस्ट के बारे में, जैसे हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग थी H1 एंटागोनिस्ट। और देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको क्लासिफिकेशन की सारी ड्रग्स पढ़नी है तो आप क्या कर सकते हो, एक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का, आप वो वहाँ से चेक कर लेना। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो firsthope.co.in पर, वहाँ से आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बट हम अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपने जो हमें सुपरस्क्रिप्टेड ड्रग्स पढ़नी है, जिसमें हमारी कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स का हमें स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, सार, केमिकल सिंथेसिस देखना है, उससे हम स्टार्ट करेंगे, उससे हम इजीली पढ़ पाएंगे। और जो मेन फोकस होना चाहिए हमारा इन पर्टिकुलर ड्रग्स पे, वैसे सभी क्लासिफिकेशन ड्रग पे होना चाहिए बट कुछ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे पहले है हमारा डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग है एंटीहिस्टामाइन की, जो कैरेक्टराइज की गई है। इसमें 2 फिनाइल रिंग्स होती हैं जो इथाइल एमाइन चेन से कनेक्टेड रहती हैं, जिसमें देखो 2 बेंजीन रिंग रहेंगी डाइफिनाइल की। फिर हमारा ईथर लिंकेज होगा ये बिटवीन उन दोनों के बीच में। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इथाइल चेन जो एंडिंग करेगा डाई मिथाइल एमाइनो ग्रुप के साथ प्रोटोनेटेड हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा। जो हमारा हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, हम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं ये हमारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को और एक तरीके से बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। ये आप याद रखना, आगे आने वाले टाइम में या जो भी आप कंपाउंड्स पढ़ोगे, अगर वहाँ हाइड्रोक्लोराइड आपको मिलता है या कोई भी सॉल्ट फॉर्म मिलता है तो आप उससे ये लगा सकते हो अपने सार, ये इसलिए लगा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ा सके कंपाउंड की, साथ ही साथ उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी हो वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो डाइफेनहाइड्रामीन का क्या काम होता है, एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। मतलब कि H1 रिसेप्टर जो होगा उसे ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने का देखा जाए, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है जो हमारे CNS में जाता है। अब देखो कोई भी ड्रग अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो क्या होगा, सिडेशन कॉज करेगी। आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ड्रग हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाली है, क्रॉस कर दिया इसने, तो क्या करेगा, सिडेशन हो सकता है उसकी वजह से। एडिशनली इसमें एक तरीके से एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। तो एज सच ये एमेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ भी अगर देखा जाए इसको दिया जा सकता है। इसका यूजेस क्या है, एलर्जिक रेनाइटिस है किसी को, या फिर हाइव्स का प्रॉब्लम है, कॉमन कोल्ड सिम्टम्स जो भी मोशन सिकनेस आते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ यूजेस हैं पर्टिकुलरली। अब सार की बात करें, एरोमेटिक रिंग जो होता है, आप ये ध्यान रखिए, पहली ड्रग हम पढ़ रहे हैं तो इससे ये ध्यान रखिए कि जो 2 फिनाइल रिंग्स है, या फिर एक तरीके से आप बोलो एरोमेटिक रिंग्स किस लिए होता है, लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज करने के लिए, लाइपोफिलिसिटी बढ़ाता है। अगर लाइपोफिलिसिटी बढ़ी हुई है तो ये इजीली क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, क्या क्रॉस कर जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, और सेडेटिव इफेक्ट देगा। ठीक है, एरोमेटिक रिंग। इथाइलिन ब्रिज का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इथाइलिन ब्रिज क्या करेगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा जब रिसेप्टर बाइंडिंग होगी। डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप का क्या काम होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे
हमारे H1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म के लिए, साथ ही साथ जो बेसिक नाइट्रोजन फॉर्म है हाइड्रोजन बॉन्ड में जो रिसेप्टर के साइड फॉर्म होना है वो उसके साथ हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों लगना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, उसकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म भी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। किसकी वजह से होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। अब आपको सिंथेसिस करना है। सिंथेसिस में क्या होगा? हमारा ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन है, ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे हम 2 डाई मिथाइल अमाइनो इथेनॉल से, तो क्या बनेगा? डाइफेन हाइड्रामीन। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, इसके जो ये है डाइफिनाइल मीथेन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, जो ब्रोमिनेशन कॉज करेगा किसकी? लाइट की प्रेजेंस में, तो बनाएगा डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन है। साथ ही साथ जब डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन रिएक्ट करेगा हमारे डाइमिथाइल अमाइनो एथेनॉल से, तो क्या होगा? ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेगा और एक तरीके से क्या करेगा? जो हमारा HBr है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, यहाँ से HBr जो है वो आउट हो जाएगा ब्रोमिनेशन के बाद, हमारा डाइफेन हाइड्रामीन बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें हम क्या करेंगे? इसको रिएक्ट करा देंगे सॉल्ट के साथ, हमारे एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको पर्टिकुलरली, तो क्या बनेगा? हमारा सॉल्ट बनेगा। किसके साथ? HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये था हमारे इस पर्टिकुलर कंपाउंड की सार और फिर उसके बाद केमिकल सिंथेसिस। अब आते हैं हम ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड पर, जो H1 एंटागोनिस्ट है हमारा। ये हम जो ये ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड है ना, ये हमारा H1 एंटागोनिस्ट है। इसमें पाइप्रिडीन रिंग होती है जिसमें डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और प्रोपाइल चेन के साथ हमारा बेंजीन रिंग जो है लिंक रहता है। हाइड्रोक्लोराइड का क्या है? सॉल्युबिलिटी एनहांस करता है। इसको तो आप आंख बंद करके याद कर लीजिए कि इसको देखो, एक तरीके से अगर आप लैब में भी फॉर्मेशन कराओगे, इसका सिंथेसिस होगा तो क्या करोगे? एक प्रोडक्ट बन जाएगा ट्राइप्रोलिडीन, फिर उसको आप क्या करोगे? एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे। आप कभी भी अपने कंपाउंड को, ठीक है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, जैसे HCl एसिड है हमारा, उसके साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारा कंपाउंड प्लस क्या फॉर्म होगा? तो क्या फॉर्म होगा? हमारे कंपाउंड के साथ जो होगा वो है सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मोड ऑफ एक्शन में एज ए ये एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। साथ ही साथ जो इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है और सेडेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और जो भी एलर्जिक हैं या हिस्टामिन मीडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स है उनको इनहिबिट करेगा। ये हमारे ट्राइप्रोलिडीन का काम है। यूजेस सेम हो जाएंगे जो हमने डाइफेनहाइड्रामीन में पढ़ा था ना, ऑलमोस्ट कफ सप्रेशन, एलर्जिक रेनिटिस, ये उसमें आ जाता है। अब एरोमेटिक रिंग हाइड्रोफोबिक के थ्रू इंट्रैक्शन करता है या फिर बाइंडिंग कराता है H1 रिसेप्टर की, तो एरोमेटिक रिंग ये मान के चलो कि लाइपोफिलिसिटी होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिसिटी सेम हो जाती है। और डाई मिथाइल ग्रुप जो होता है वो एनहांसर होता है, बाइंडिंग कराता है। एक तरीके से देखा जाए कि रिसेप्टर की बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। प्रोपाइल चेन भी लाइपोफिलिसिटी बढ़ाएगा और रिसेप्टर बाइंडिंग में हेल्प करेगा। पाइप्रिडिन क्या करेगा? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देगा, जो बहुत नेसेसरी है रिसेप्टर इंट्रैक्शन के लिए, हमारा पाइप्रिडिन। अब सिंथेसिस की बात करते हैं। सार हमने देख लिया, सार में जो जो प्रेजेंट है या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमने देख लिया। अब ये हमारी केमिकल सिंथेसिस है। ये 4 मिथाइल एसिटोफिनोन रिएक्ट करेगा हमारे इस कंपाउंड से। ये इंटरमीडिएट, या आप मान लो इस सब्सटेंस से रिएक्ट कराया किसकी प्रेजेंस में? पायरोलिडिन में। पायरोलिडिन जो है फिर रिएक्ट करके बनाएगा 4 मिथाइल 3 पायरोलिडिनो प्रोपियोफिनॉन।
ठीक है, ये फॉर्म होगा। ये फॉर्म करने के बाद जब ये 2 ब्रोमोपाइरिडिन की प्रेजेंस में होगा लिथियम के साथ, तो फॉर्म करेगा ये हमारा। देखो, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रहते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर बना के आ जाते हो, नेमिंग बाई चांस नहीं कर पाते या थोड़ा बहुत भूल जाते हो, तो एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी आप उसको लिख सकते हो। मतलब करना नहीं है अगर भूलते हो तो, कि ऐसा नहीं कि याद ही नहीं करके जा रहे हो आप एग्जाम में, तो एग्जाम में याद करके जाना है। पता चला वहाँ पे मज़े मज़े में तुम कि केमिकल सिंथेसिस ऐसे भी होती है कि इंटरमीडिएट लिखा हो, नहीं लिखना नहीं होता। बट अगर आप भूल जाते हो किसी कारणवश, किसी रीज़न के चलते हुए कि ज़्यादा बहुत सारे कंपाउंड्स, वैसे ऑलमोस्ट 15 कंपाउंड्स हैं, तो आई डोंट थिंक आपको इतना इसका सिंथेसिस का प्रॉब्लम होगा। बट हाँ, याद करने के लिए आपको इसको नोटबुक लेनी है और राइट डाउन कर करके बार बार देखना है, तभी याद होगा, वरना केमिकल सिंथेसिस नहीं याद होती। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम है केमिकल सिंथेसिस याद करने में, केमिकल स्ट्रक्चर, तो आप उसको ना खोल के याद करो। मतलब अपना जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद याद करो। जैसे एरोमेटिक रिंग है, फिर उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें लगी हैं, तो ऐसे इजीली याद हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपको एक प्रॉपर वे मिल जाए पढ़ने का और याद करने का। अब ये प्रॉपर रिएक्ट किया, ये कंपाउंड बना, देन ये कंपाउंड, फिर सेपरेशन कराया आयन एक्सचेंजर के टाइम पे, तो हमारा ट्राइप्रोलिडीन बन गया। ट्राइप्रोलिडीन को हमने रिएक्ट कराया अपने एसिड के साथ। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट फॉर्म होगा, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, हमारा तीसरा कंपाउंड है प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज रहती हैं। ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर मान लो। ये क्या होता है, ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये रे ट्राईसाइकिल्स हैं, इसकी 2 बेंजीन रिंग होगी जिसमें सेंट्रल में कार्बन कनेक्टेड रहता है हमारा डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल साइड चेन से, ठीक है, अटैच होगा। अब हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। आप इसको तो ऐड कर सकते हो, हर जगह ऐड कर देना। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ब्लॉक करेगा, साथ ही साथ एंटीकोलिनर्जिक और सिडेटिव इफेक्ट देगा। हमारे जो H1 एंटागोनिस्ट है उनका जो है एक ही प्रॉपर्टी है, उनका एक ही मोड ऑफ एक्शन होता है, साथ ही साथ एंटी एमेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती हैं इसमें। यूजेस क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, जब लाइक ट्रीटमेंट करना हो किसी भी पर्टिकुलर एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम्स का, इचिंग, स्नीजिंग, रनी नोज का, तब हम प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड देंगे। नोजिया, वोमिटिंग, ये ना आप अगर कनेक्ट करोगे ना इसको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में, आपके पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट आप नहीं करोगे प्रिस्क्राइब के लिए प्रिस्क्राइबर है वहाँ प्रेजेंट, बट आपको पता होना चाहिए एज इन की क्या कर सकते हो आप। अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है आपके पास तो कैसे होगा, क्या कैसे हैंडल करोगे। तो इसलिए मेन लाइन जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन ड्रग या फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर वर्कर आप बोलो प्रोफेशनल की तरह, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे सिडेशन है, सिडेशन के लिए सिडेटिव की तरह यूज़ किया जा सकता है, स्लीप में हेल्प करेगा। अब देखो सार की बात करें, देखो सबसे पहले जो फिनोथायाजीन कोर होता है वो लाइपोफिलिसिटी बढ़ाता है, मतलब कि इजीली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए, ठीक है। अब डाइमिथाइल रिंग होता है, ये बाइंडिंग को देखता है। आप ये ध्यान रखिए जो सेम कंपाउंड्स हैं जिनका अटैचमेंट केमिकल स्ट्रक्चर में सेम हुआ है, तो उनका एक ही काम रहेगा कि अगर जैसे बाइंडिंग डाइमिथाइल ग्रुप है तो वो बाइंडिंग को, जो रिसेप्टर बाइंडिंग है हमारा, वो बढ़ाएगा किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो रिजिडिटी और जो नेसेसरी स्पेशल ओरिएंटेशन होता है कि जो इफेक्टिव हो रिसेप्टर इंटरेक्शन के लिए, उसके लिए हमारा ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अब सार में क्या होता है ना, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो भी कंपाउंड है हमारा पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें जो जो चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं, अगर एरोमेटिक रिंग है फॉर एग्जाम्पल, एरोमेटिक रिंग है या कोई भी ग्रुप अटैच है, तो हर चीज़ का एक काम है। अगर आप उसको ज़रा सा इधर उधर करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, तो उसके काम में बाधा है, मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ ऊपर ऊंच नीच हो जाएगी,
या तो बोलो पोटेंसी बढ़ सकती है, साथ ही साथ या बोल सकते हो साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हो सकता है अगर आपके उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करोगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन आप बेंजीन रिंग पे कर देते हो तो ऑल्टर हो जाता है पोटेंसी और सेलेक्टिविटी। सल्फॉक्साइड ग्रुप है, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी और एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। अब जैसे सिंथेसिस है, सिंथेसिस में प्रोमीथाजीन है, उसको आप सिंथेसाइज कर सकते हो एक प्रॉपर रिएक्शन के थ्रू। अब देखो रिएक्शंस में क्या होता है, रूट्स होती हैं, रूट्स के लिए आप 1 2 3 मतलब केमिकल सिंथेसिस एक तरीके से नहीं होती, कई तरीके से हो सकती है, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ बहुत इजी वे है, आपको दूसरा रूट सेलेक्ट करके इजीली हो पा रहा है, तो आप उसको चूज कर सकते हो, वरना आप जो आपको सफिशिएंट है या आपको लगता है कन्वीनियंट है आपके लिए, तो उसको चूज कीजिए। इस रिएक्शन में क्लोर डाइफिनाइल मीथेन होता है जो पाइपराजीन से रिएक्ट करता है मिथाइलेशन के प्रोसेस के टाइम पर। अब जैसे केमिकल सिंथेसिस में हम देखें तो क्या क्या आता है, डाइफिनाइल अमीन को हम सल्फर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो फिनोथायाजीन बनेगा। फिनोथायाजीन को हम 3 डाई मिथाइल अमाइनो प्रोपाइल क्लोराइड के बेसिस पर रिएक्ट कराएंगे या सोडियम अमाइन के थ्रू कराएंगे तो प्रोमाजीन बनता है, ठीक है, जो हम क्या बनाएंगे, प्रोमीथाजीन बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें आप ध्यान रख लीजिए। प्रोमीथाजीन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म होता है, नहीं प्रोमीथाजीन ही बनेगा, फिर हम उसका क्या कराएंगे, सॉल्ट फॉर्म कराएंगे एसिड से रिएक्ट करा के। किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिड से, तो हमारा प्रॉपर एक कंपाउंड बनेगा प्रोमीथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब हमारी H2 जो हम H2 एंटागोनिस्ट ड्रग पढ़ेंगे उसमें हम बात करते हैं सिमिटिडिन की। सिमिटिडिन हमारा फर्स्ट जनरेशन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसमें थायाजोल रिंग अटैच होती है, वो कनेक्टेड रहती है डाइमिथाइलएमाइन साइड चेन के साथ, साथ ही साथ इमिडाजोल मोइटी प्रेजेंट रहती है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है हमारा। अब मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं, सेलेक्टिवली उनको इनहिबिट कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके सेल्स स्टमक के पैराइटल सेल्स पर, उनको इनहिबिट करते हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम कर देते हैं। तो आप H2 एंटागोनिस्ट के बारे में हमने बताया था कि H2 एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं या वो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए। साथ ही साथ कोई ये ब्लॉक करेगा जो भी हिस्टामिन है, हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देगा रिसेप्टर से, और साथ ही साथ एसिड का प्रोडक्शन कम होगा। पैप्टिक अल्सर में यूज़ किया जा सकता है, गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती हैं वहाँ पे, जोलिंगर सिंड्रोम्स हैं, प्रिवेंशन स्ट्रेस जो होता है ना अल्सर का, वो भी देखा जाता है। अब देखो थायाजोल जो रिंग है, थायाजोल रिंग पर्टिकुलरली क्यों यूज़ की जाती है, क्यों है इस स्ट्रक्चर में। अगर कोई कंपाउंड बना है किसी वजह से बना होगा, उसके जो मोइटी प्रेजेंट है या कोई भी चीज़ प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर में, उसका सबका काम है। थायाजोल रिंग का काम है कि H2 रिसेप्टर से बाइंडिंग एफिनिटी बना सके, मतलब थायाजोल रिंग असेंशियल है, ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए। इमिडाजोल मोइटी इसलिए ज़रूरी है, जो इनहिबिटरी पोटेंसी होगी ना या रिसेप्टर सेलेक्टिविटी होगी, क्योंकि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, इनहिबिट करना है, तो उसके लिए इमिडाजोल मोइटी प्रेजेंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जिससे ज़्यादा काम हो पाएगा। अब देखो डाइमिथाइलएमाइन साइड चेन की बात करें तो एक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ क्या होगा, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट उससे अटैच किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप अटैच करते हो आप इन थायाजोल रिंग पे, अगर मिथाइल ग्रुप थायाजोल रिंग पर लगाया जाएगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बाइंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो वो रिसेप्टर से बाइंड होने वाला है ना, तो उसमें हेल्प करता है। अगर कंपाउंड पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर कंपाउंड पे मिथाइल ग्रुप आके लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि वो क्या करेगा, थायाजोल रिंग के साथ अटैच होने के बाद उसको हेल्प करेगा कि वो इम्प्रूव करे मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को, साथ ही साथ बाइंडिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। ठीक है, ये था हमारा दूसरा H2 रिसेप्टर का, H2 एंटागोनिस्ट ड्रग का पहला कंपाउंड सिमिटिडिन, जो हमें पढ़ना है।